वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नए चैप्टर के साथ में। और वो जो टॉपिक आपका डिस्कस आज होगा वो टॉपिक होगा मैट्रिक्स। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राधे राधे। सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। और बहुत ही प्यारी वाली क्लास आपकी होने वाली है। आज की क्लास में भी आपको यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे मैट्रिक्स के अंदर। कई बच्चे ये सोचते हैं सर ये सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ यूनिक चीजें मिलेगी आपको, उनको आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो जी आ जाओ फटाफट से, सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूं आज का आपका सेशन। तो आपको बता दूं, मैं ये मिशन आपके पास 2021 की क्लास नंबर 21 होने वाली है। और इसके अंदर हम जो ओपन डील करेंगे वो होगा आपका मैट्रिक्स वाला टॉपिक होगा, और मैट्रिक्स वाले टॉपिक को ओपन डील करेंगे। ठीक है, चलो जी सारे बच्चे आ जाएं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके उस पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से सर्च करिएगा। ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड इंस्टॉल करें। नाम पता भरने के बाद में आप ये कैटेगरी या फिर गोल चूज करें, और गोल चूज करके वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आप अगर सर्च करिएगा, मुकेश कुमार कुमावत के नाम से मेरी प्रोफाइल है, और वहाँ पर मेरी ऑलरेडी स्पेशल क्लासेस सेव है। फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट जो ड्रीम एयरफोर्स के नाम से है, वो नेवी के लिए भी है, एयरफोर्स के लिए भी है। आप इसको देख सकते हैं, अभी भी आप इसको टेस्ट दे सकते हैं। ये सेव है सारी क्लासें। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आपके पास 1 मंथ 6 मंथ 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के चार्जेस हैं। और अगर आप ये वाला कोड इसमें अप्लाई करते हो तो आपको 10% इसमें इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% हाथों हाथ डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल पर पूरी क्लासेस का तो लिंक मिलता है, और कोई भी पीडीएफ जो आपको चाहिए होती है वो पीडीएफ भी इस पर हम प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, चलो जी, ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आपके साथ दिन रात तन मन धन से खड़ी रहती है, मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश। ठीक है, चलो जी, ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग रहता है। संडे के अलावा जो हमारी क्लासेस रहती है उन क्लासेस का टाइमिंग ये रहता है 9:30 बजे मैथ्स की क्लास, उसके बाद में 10:50 पे फिजिक्स की कॉन्सेप्ट की क्लास, उसके बाद में मैथ का प्रैक्टिस सेशन। मतलब ये वाली जो क्लास में आप कॉन्सेप्ट डील करोगे और उसी का प्रैक्टिस सेशन आपके पास 12-15 पे होगा। इसमें कॉन्सेप्ट होंगे, इसमें प्रैक्टिस होगा, तो हैंड टू हैंड आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश की कॉन्सेप्ट क्लास 2:30 PM पे, उसके बाद में इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास 4 PM पे। ठीक है, इसके अंदर अभी जो सर करवा रहे हैं वो है नाउन, और उसके अंदर बच्चों का बहुत शानदार रिस्पॉन्स है। आप ज्वाइन कर सकते हैं इस वाली क्लास को, बिल्कुल ज्वाइन करनी ही है। ठीक है, अदरवाइज इंग्लिश के अंदर काफ़ी बच्चे लटक जाते हैं, तो आप भी लटक जाओगे। चलो जी, अगर सारे बच्चे आ चुके हैं तो एक बार दिल से आई लव माई पेरेंट्स कमेंट कर दें, और 1 घंटे तक बिल्कुल पेटी पेक होकर बैठ जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में उतरने वाले हैं। कॉन्सेप्ट में आपके दिमाग तक स्कैन करवा दूंगा, जहां से इसके क्वेश्चंस बनते हैं वो उसको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट मान के आपको नोट करवाऊंगा। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले आप समझ लीजिएगा पूरी चीज़ों को, और समझने के बाद में इसका PDF लेकर उसके बाद में आपको नोट्स अगर बनाने हो तो वो बनाइएगा। ठीक है, चलो जी फटाफट से मैं सारे बच्चों का कमेंट्स स्पैम चाहूंगा। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। ठीक है, और अगर इसी नाम से, वो ये नाम इस वजह से आपको याद दिलवाया जा रहा है क्योंकि पेरेंट्स के नाम से आपके अंदर आग जल जानी चाहिए, आग जल जानी चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे अपन खरा उतरेंगे, और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने के लिए अपने को जरूरी है कि अपन क्लास के अंदर पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में बैठें, क्लास के साथ में पूरे कंसंट्रेशन के साथ में बैठें। कोई भी बच्चा फालतू कमेंट करता है, आपको कोई रिप्लाई नहीं करना है, आप बिल्कुल शांति से केवल और केवल खुद का ध्यान रखें। ठीक है ना, केवल आपको एक सीट पक्की करनी है खुद की, तो अपने आप आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। स्टार्ट कर दूं? चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके पास मैट्रिक्स का डेफिनेशन, जो मैं आपको आराम से एक एक चीज क्लियर कराऊंगा। ठीक है ना, ध्यान से समझ लेना कि सर मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार शेप के अंदर आपके पास एलिमेंट्स जो होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है। आयताकार आकृति के अंदर अवयवों का जो सेटलमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स को अपन जो नोट करते हैं, मैट्रिक्स को अपन नोट करते हैं मतलब नोटेशन, मैट्रिक्स को नोट किया जाता है आपके पास कैपिटल लेटर्स हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इस तरीके से अपन मैट्रिक्स का नोटेशन करते हैं। और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो आपके पास देखो ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, इन ब्रैकेटों के अंदर आपके पास मैट्रिक्स के
एलिमेंट लिखे जाते हैं, या तो ऐसा ब्रैकेट हो सकता है और या फिर आपके पास ऐसा ब्रैकेट हो सकता है, ठीक है। ऐसे ब्रैकेटों में एलिमेंट्स को लिखा जाता है। ये जो मैट्रिक्स आपके पास होती है मतलब आव्यूह, इस मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होती है रो और एक होता है कॉलम। जैसे मान लो कि ये रेक्टेंगुलर शेप आपके पास है और इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जो ऐसी लाइनें होती है, इधर चलने वाली जो लाइनें होती है, उन लाइनों को तो हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइनें जो चलती है, वर्टिकल के अंदर जो एलिमेंट्स आपके पास सेट रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है कॉलम। तो एक मैट्रिक्स के अंदर हमेशा दो चीजें होती है और अगर मैट्रिक्स समझ में आएगा तो ही डिटर्मिनेंट आपका कवर हो पाएगा। तो ध्यान रख लीजिएगा इस चीज का कि मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें होती है, रो होते हैं और कॉलम होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, क्षैतिज होते हैं, उनको तो बोला जाता है रो, और जो वर्टिकल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी है कि मैंने स्टार्टिंग से आपको ये बोला कि मैट्रिक्स जो आपके पास होता है वो एक आयताकार आकृति में अवयवों का सेटलमेंट होता है और उस मैट्रिक्स को अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उसको अपन ऐसे ब्रैकेटों के अंदर नोट करते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें होती है, रो होते हैं और कॉलम होते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। आगे बात समझ में, चलो जी आगे बात समझ में, चलो आगे मैं चलता हूं आपके पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो क्रम आपके पास होता है, क्रम हो सकता है या मैट्रिक्स की कोटि हो सकती है, दोनों नामों से इसको बोला जा सकता है। कोई भी जो मैट्रिक्स आपके पास होती है, कोई भी जो मैट्रिक्स आपके पास होती है, उस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम होते हैं। कोई भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स में जो रो और कॉलम जो होते हैं उनका जो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे मान लो कि कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास है, कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास है, ये वाली मैट्रिक्स मेरे पास है और इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास दो तो पंक्तियां हैं, ये वाली दो तो पंक्तियां हैं और इसके अंदर अगर आपके पास तीन कॉलम है, मैट्रिक्स के अंदर तीन कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखा जाता है, पहले रो का नंबर लिखा जाता है, नंबर ऑफ रो, और इनटू आपके पास लिखा जाता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आपके पास दो तो पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ है, तो इसका जो ऑर्डर आपके पास होगा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आपके पास होगा वो क्या होगा, 2 into 3 का होगा। इसका ऑर्डर जो आपके पास आएगा वो 2 into 3 का आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं इसके अंदर बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, अगर अपन इन दोनों को प्रोडक्ट करके सोल्व करके लिख देते हैं, इनको प्रोडक्ट करके सोल्व करके अगर लिख देते हैं, वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये 2 into 3 आपके पास कितना आ जाएगा, 6। आप ये मत देखिएगा कि सर ऑर्डर 6 हो सकता है क्या, बेटा ऑर्डर हमेशा इनटू की फॉर्म में लिखा जाता है, रो इनटू कॉलम लिखा जाता है, जबकि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद में जो वैल्यू आती है उसको लिखा जाता है। और ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास होता है, नंबर ऑफ जो एलिमेंट आपके पास होता है, इसको एक दूसरा नाम और होता है, हालांकि वो नाम एक बार मैं भूल गया हूं, अभी याद आएगा तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। हाँ, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास होंगे 6, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या, वो क्या होगा आपके पास, ऑर्डर होगा। और मैट्रिक्स का जो आपके पास एलिमेंट होगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करने से आएगा और वो क्या होगा आपके पास, 6 होगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आपके पास लिखे जाते हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, इन एलिमेंट्स को या तो अपन अवयव बोल देते हैं, ये जो एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर लिखे जाते हैं इनको अवयव भी बोल सकते हैं, या फिर अवयव भी बोल देना आप, है ना। इस मैट्रिक्स के अंदर जो चीजें लिखी जाती है, पुट करी जाती है, उनको क्या बोला जाता है, अवयव बोला जाता है, ठीक है। या फिर इनको अगर बात करें तो इनको प्रविष्टियां भी बोला जाता है, अवयव या प्रविष्टियां, ठीक है। चलो जी, इतनी चीज सारे बच्चों की क्लियर हो चुकी होगी कि मैट्रिक्स के अंदर जो चीजें होती है वो आपके पास रो और कॉलम होते हैं, ठीक है, रो और कॉलम होते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट लिखा जाता है, यहां पे ध्यान रखिएगा ये चीज फिक्स है, पहले रो का नंबर लिखा जाएगा और फिर कॉलम का नंबर लिखा जाएगा, पहले रो का नंबर लिखा जाएगा और फिर आपके पास कॉलम का नंबर लिखा जाएगा। ऐसा आपके पास मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। चलो जी, अब मैं आपके पास बात करता हूं कि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट आपके पास लिखा जाता है, कोई भी जो एलिमेंट होता है वो हमेशा A बराबर AIJ की फॉर्म में लिखा हुआ होता है। AIJ का मतलब क्या है,
आई जे का मतलब क्या है, आई का मतलब तो है आपके पास पंक्ति का नंबर, आई का मतलब तो क्या है पंक्ति का नंबर, और जे जो आपके पास लिखा हुआ है वो किसका नंबर होगा, वो होगा आपके पास कॉलम का नंबर। हमेशा आपके पास कोई भी जो एलिमेंट है वो ए आई जे की फॉर्म में लिखा जाएगा। आई का मतलब होता है रो, जे का मतलब होता है कॉलम। जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स बना हुआ है, ये कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर ये तो आपके पास पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये आपके पास पहली रो है, ये आपके पास दूसरी रो है। तो ये जो एलिमेंट यहाँ पे अपन लिखेंगे उसके अंदर रो का नंबर तो 1 है, कॉलम का नंबर भी 1 है, तो इसको लिखा जाएगा A11। ये आपके पास रो का नंबर पहली रो है, कॉलम कौन सा है दूसरा, ये पहली रो है, कॉलम है तीसरा। ये आपके पास दूसरी रो है, तो पहले रो का नंबर और कॉलम कौन सा है पहला। ये आपके पास दूसरी रो है, कॉलम कौन सा है दूसरा। ये दूसरी रो है और कॉलम कौन सा है तीसरा। तो ध्यान रखिएगा पहले नंबर पे जो लिखते हैं वो लिखा जाता है रो का नंबर, और दूसरे नंबर पे जो लिखा जाता है वो होता है आपका कॉलम का नंबर। रो इंटू कॉलम की फॉर्म में इसको लिखा जाता है रो और कॉलम का नंबर। रो का नंबर पहले, कॉलम का नंबर बाद में। रो का नंबर इंटू कॉलम का नंबर, उसको अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। चलो जी बहुत बढ़िया बेटा, आगे चलता हूं मैं। आगे जो आपके पास है मैट्रिक्स को जो अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, वो आप देखिएगा फॉर्मेशन। एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है, फॉर्मेशन कैसे करते हैं। कई बार क्या होता है कि मैट्रिक्स आपको बनाने के लिए दे दी जाती है कि इस ऑर्डर का आप मैट्रिक्स बनाइए, तो उस ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको एक सीक्वेंस दे रखा होता है एलिमेंट्स का कि ए आई जे जो है आपको इस तरीके से लिखना है, आई प्लस का जे अपॉन 2 लिखना है, और आपको ये बोल दिया जाता है कि इस तरीके से आप 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स बनाइए। 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आप इस प्रकार बनाइए कि जिसका एलिमेंट जो है आपके पास ए आई जे वो आई प्लस जे अपॉन 2 है। तो आप किस तरीके से बनाओगे कि सबसे पहले तो सर हम स्टैंडर्ड केस में बना लेंगे कि 2 इंटू 2 का जो मैट्रिक्स आपके पास होता है सर वो ऐसा होता है A11 मतलब 2 रो और 2 कॉलम, A12 यहाँ पर होगा A21 और यहाँ पर होगा A22। ये सर आपके पास क्या होता है मैट्रिक्स। यहां पर आप देखिएगा कि आई का नंबर 1, जे का नंबर 1, ये पहला एलिमेंट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसमें आई का नंबर, जे का नंबर 1 1 है। यहां पर अगर अपन पुट करेंगे तो 1 प्लस का 1 अपॉन 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आप ये वाला एलिमेंट कैलकुलेट करोगे A12 तो ये आएगा सर आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 अपॉन 2। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा आपके पास 3/2। अगर आप ये वाला एलिमेंट कैलकुलेट करोगे A21 तो ये आएगा सर 2 प्लस का 1 अपॉन 2, इसका मतलब 3/2। और सर ये कैलकुलेट करोगे तो 2 प्लस 2 अपॉन 2 तो 2 आ जाएगा, मतलब ये आएगा आपके पास 1, यहाँ पर 3/2, यहाँ पर आपके पास 3/2 और यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो आएगा 2। तो ऐसी मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगी। 2 इंटू 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स आपके पास बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। तो कोई भी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन अपन इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो टर्म आपके पास होती है वो अलग अलग दी भी हो सकती है, कई बार अलग सीक्वेंस होता है, कई बार अलग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपके पास चाहे जैसा हो सकता है, ए आई जे बराबर होता है। जैसे मान लो कि ऐसा आ गया 2i माइनस जे, इस तरीके से बनाओ, 2 इंटू 3 का बनाओ, 3 इंटू 2 का बनाओ। ठीक है, चलो जी आगे बात समझ में, आगे चलो मैं, चलो जी ये रहा आपके पास फॉर्मेशन हो गया है। और फॉर्मेशन के बाद में अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है ना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला जो मैट्रिक्स मेरे पास है उसको है वो है आपके पास रो मैट्रिक्स। पहला जो मैट्रिक्स आपके पास है वो है रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। रो मैट्रिक्स के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि रो मैट्रिक्स जो आपके पास होता है वो कैसा होता है। समझना बात को, रो का मतलब क्या है, एक पंक्ति है ना, रो का मतलब है पंक्ति। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक ही रो होता है, एक ही पंक्ति होती है, उसको क्या बोला जाता है, रो मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, एक ही पंक्ति होती है उसको रो मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे मान लो कि मैं बात करूं कि आपके पास एसी मैट्रिक्स है, एसी मैट्रिक्स है, तो ये जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही पंक्ति होती है उसको क्या बोला जाता है, रो मैट्रिक्स। पंक्ति तो रो तो एक ही होगी, कॉलम इसके अंदर चाहे जितने कॉलम हो सकते हैं, चाहे जितने कॉलम अपन बना सकते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 इंटू एन होता है। इसका ऑर्डर हमेशा 1 इंटू एन होता है, ध्यान रख लीजिएगा, इसका ऑर्डर हमेशा 1 इंटू एन होता है। मतलब पहले संख्या जो है वो 1 होगी और दूसरी संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे नमूना देखो कि अगर आपके पास ऐसा हो, ऐसा लिख दिया जाए, 1 इंटू 3 लिख दिया
जाए, या फिर 1 इंटू 4 लिख दिया जाए, 1 इंटू 5 लिख दिया जाए, 1 इंटू 6 लिख दिया जाए। ये जो आपके पास मैट्रिक्स है वो क्या है, रो मैट्रिक्स है। आ गई बात समझ में बेटा? यहां तक की बात समझ में आ चुकी क्या कि सर ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो होती है, एक ही रो होती है, कॉलम चाहे जितने हो सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इधर मैं और एग्जांपल आपके सामने लिख सकता हूं, ठीक है, नमूने लिख सकता हूं। एग्जांपल तो इंग्लिश का हो जाएगा, अपन हिंदी वाले हैं। नमूना देखिएगा कि सर ऐसा मैंने लिख दिया 1 2 3 लिख दिया, तो सर ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, आपका एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे सर मैंने ऐसा लिख दिया 1, तो सर ये क्या होगा, ये भी रो मैट्रिक्स होगा। सर मैंने ऐसा लिख दिया, ये रो भी होता है कॉलम भी होता है, आगे बताऊंगा कि सर अगर मैंने ऐसा लिख दिया 1 2 3 4, तो सर ये भी क्या होगा, आपके पास रो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये आपके पास रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है। आगे चलता हूं मैं, आगे चलता हूं। आगे जो आपके पास है वो है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम आ गया, मतलब आपके पास कॉलम का मतलब हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं कि इसका मतलब होता है सर स्तंभ अवयव, है ना, स्तंभ अवयव। वो क्या होता है कि सर ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक ही कॉलम होता है और चाहे जितनी रो हो सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे सर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर सर आपके पास रो तो एक ही होगी और आपके सॉरी कॉलम तो एक ही होगा, रो आपके पास 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ऐसे ऐसे डैश डैश करके चाहे जितनी हो सकती है। तो सर इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर मतलब क्रम या फिर कोटि, है ना। इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा आपके पास, पंक्तियां तो चाहे जितनी हो सकती है लेकिन कॉलम एक ही होगा, तो इसका जो ऑर्डर आपके पास होगा वो क्या होगा, n इंटू 1 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, n इंटू 1 होगा। ये आपके पास क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। तो कॉलम मैट्रिक्स आपके पास आई है n इंटू 1, इसका ऑर्डर आपके पास होगा कॉलम मैट्रिक्स का, ठीक है। इसके नमूने देख लो कि इसके सर कुछ एग्जांपल दीजिए कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 इंटू 1 लिखा हुआ है, 2 इंटू 1 दूसरे नंबर की संख्या 1 होनी चाहिए, 3 इंटू 1 लिखा हुआ है, 4 इंटू 1 अगर लिखा हुआ है, तो ये जो संख्या है आपके पास ये है, वो क्या है, आपका कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे मान लो कि आपके पास ऐसा लिख दिया 1 और 2 लिख दिया, तो सर ये आपके पास क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे मान लो कि आपके पास 1 2 3 लिख दिया कि सर ये भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो सर ये क्या है, सर ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम भी है। ये रो भी है आपका और ये क्या है, कॉलम भी है, क्योंकि इसके अंदर रो भी एक ही है और कॉलम भी आपके पास एक ही है, तो इसको रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स अपन कहेंगे। आ गई क्या बात समझ में? मैंने एग्जांपल लिख दिया, ऑर्डर लिख दिया। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर कई बार फंसा दिया जाता है, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली एक ही कॉलम होता है, रो चाहे जितनी हो सकती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। आगे चलता हूं मैं, आगे चलता हूं। आगे आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है वर्गाकार अवयव और वर्ग अवयव। काफी बच्चे तो ये देख रहे होंगे क्लास में कि यार ये सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ना कि ये जो चीजें आप एक एक करके चीजें सीखोगे, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाते हैं, इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर। और बात करूं एनडीए में, तो उसके अंदर स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, डेफिनेशन से। चलो जी, वर्गाकार अवयव जो होगी, वर्ग को आप जानते हो कि आयत के अंदर सर आयत ऐसा लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, ठीक है। तो ऐसा आपके पास जो होता है, जैसे मान लो कि मैंने ऐसा मान लिया ये कोई आपके पास ऐसी शेप है, तो इसके अंदर लंबाई तो आपके पास ये होती है, चौड़ाई ये होती है, ये लेंथ होती है, ये विड्थ आपके पास होती है। तो इस लेंथ के अंदर तो आपके पास लेंथ में तो माने जाते हैं कॉलम और विड्थ के अंदर मानी जाती है रो, ठीक है। तो अगर मैं इसको मानता हूं, ये जो विड्थ आपके पास है इसको मैंने मान लिया रो, और ये जो आपके पास है लेंथ, इसको अगर मैंने मान लिया कॉलम, तो रो और कॉलम हो गए, ठीक है। अगर ये रो और कॉलम जैसे मतलब ऐसा आयत जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, उसको ही तो वर्ग बोला जाता है। तो यहां पर भी बात वही है कि ऐसा आपके पास मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। अगर मैं इसका जो ऑर्डर है वो m इंटू एन का मानता हूं, अगर इसका ऑर्डर आपके पास m इंटू एन का हो, तो इसकी जो कंडीशन होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, तो वो तब बनेगा जब सारा आपके पास m बराबर n हो। अगर आपके पास m बराबर n हो तो वो आपके पास मैट्रिक्स जो होता है वो क्या बन जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ध्यान रखना, वर्गाकार अवयव के अंदर रो और कॉलम हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है।
जैसे मान लो कि नमूने देखो कि इसका नमूना आपके पास ऐसा पेश किया जाए, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर 2 × 2 का मैट्रिक्स है। अगर मैं ऐसा मैट्रिक्स लिखता हूँ 3 × 3 का, या मैंने लिखा 4 × 4 का, तो ये टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं ये आपके पास होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। जैसे मान लो कि और अपन नमूने देखते हैं कि अगर आपके पास ऐसा लिख दिया गया है कि ये मैट्रिक्स आपके पास है 2 3 1 -2, ये मैट्रिक्स आपने लिख दिया, तो सर ये मैट्रिक्स भी क्या है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर सर आपने ऐसा लिख दिया 1 2 3 -1 0 3 4 0 5, ऐसा अगर आपने लिख दिया कि सर ये आपके पास 3 × 3 का है, ये 2 × 2 का है, तो ये जो मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। आगे बात समझ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, ये आपको ध्यान रखनी है, रो और कॉलम हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। m × n होता है, उसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नल और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल पानी वाला नल नहीं है ये, है ना। नल और जीरो मैट्रिक्स मतलब शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह क्या होती है, इसके बारे में समझिएगा जरा कि सर शून्य आव्यूह जो होती है, शून्य का मतलब आपके पास सर जीरो, और जीरो का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट आपके पास जीरो होता है, इसको जीरो आव्यूह बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, जीरो। और ये अधिकतर जो जीरो आव्यूह आपके पास होती है वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और इसको अपन जो डिनोट करते हैं, नोटेशन जो अपन करते हैं, इसको जो नोट किया जाता है वो कैपिटल ओ से शो किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी कैपिटल ओ आपके पास है, 2 × 2 की अगर मैं शून्य आव्यूह अगर बनाता हूं तो वो आपके पास ऐसा होगा। ठीक है, अगर मैं 3 × 3 के बनाता हूं तो ये जो आपके पास होगा, सारे के सारे ही एलिमेंट अगर आपके पास जीरो हो, ऑल में एलिमेंट्स आर जीरो, देन द मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज जीरो आव्यूह। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, सारे के सारे ही एलिमेंट इसमें क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये आपके पास नल मैट्रिक्स होती है। लेकिन ध्यान भी रखिएगा कि ये जो मैट्रिक्स होती है ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, ये आपके पास स्क्वायर भी होती है। ठीक है, शून्य आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। चलो जी, आगे चलता हूं मैं आगे। और ये आपके पास अब ऐसे मान के चलो कि इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो अपन क्या करते हैं, कोई भी अपने पास जो शेप होती है उसके अंदर, जैसे मान लो कि आपके पास ऐसा कोई भी आपके पास एक शेप बनी हुई है, तो इस शेप के अंदर आपके पास 2 डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल तो ये होता है, एक डायगोनल ये होता है। तो ये जो डायगोनल आपके पास होता है उसको अपन बोलते हैं मेन डायगोनल बोलते हैं, मतलब मुख्य। मेन का मतलब मुख्य, मुख्य आपके पास विकर्ण होता है ये। और ये जो डायगोनल आपके पास होता है इसको अपन बोलते हैं बेक डायगोनल बोलते हैं, मतलब पश्च विकर्ण बोलते हैं। तो आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसमें 2 विकर्ण होते हैं हमेशा, एक तो होता है मेन और एक क्या होता है, बेक होता है। अगर आपके पास ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा सारे ही एलिमेंट अगर जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है डायगोनल, मतलब विकर्ण आव्यूह बोला जाता है। सुनिएगा फिर से कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो माना जाता है ना, ये जो डायगोनल अपन मानते हैं, ये फिक्स है कि ये आपके पास किस में माना जाएगा, ये स्क्वायर के अंदर ही माना जाएगा। तो ध्यान रख लीजिएगा इस चीज को कि ये जरूरी है कि स्क्वायर ही होना चाहिए। स्क्वायर में ही बात करते हैं अपन डायगोनल की विकर्ण की, आयताकार में नहीं करते हैं, रेक्टेंगुलर में नहीं करते हैं। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके आपके पास डायगोनल, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो तो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। जैसे मान लो कि ये जो आपके पास डायगोनल बना, इसके एलिमेंट जो आपके पास है वो तो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। और इसके अलावा जो सारे एलिमेंट हैं, सारे जो एलिमेंट आपके पास है वो क्या होने चाहिए, जीरो। तो ऐसी जो मैट्रिक्स आपके पास बनती है उसको क्या बोला जाता है, डायगोनल। लेकिन ये डायगोनल हमेशा ध्यान रखना ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, रेक्टेंगुलर में कभी भी डायगोनल नहीं माना जाता है, न तो मेन माना जाता है न बेक माना जाता है। और इस डायगोनल के अंदर भी हमेशा मेन डायगोनल ही माना जाता है, बेक डायगोनल नहीं माना जाता है। ये भी चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इसमें मेन डायगोनल ही माना जाता है, बेक डायगोनल नहीं माना जाता। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके पास लिखता हूं और देखिएगा कि सर अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कि 1 2 0 0, तो सर ये डायगोनल है क्या, बिल्कुल डायगोनल है। क्यों सर, कि यहाँ पर आपके पास डायगोनल जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, बाकी के सारे जीरो है। तो इस विकर्ण, ये जो मैट्रिक्स होगी विकर्ण मैट्रिक्स होगी। अगर सर मैं ऐसा लिखूं, एक एग्जाम्पल ऐसा है, यहां पर आप मैंने लिख दिया 1 2 3
और यहाँ पर मैंने 0 0 0 0 0 0 ऐसा लिख दिया, तो सर ये डायगोनल है क्या? 100% डायगोनल है। आप देख लीजिएगा मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट्स है वो तो नॉन जीरो और बाकी के सारे जीरो, तो इसका मतलब ये मेन डायगोनल मतलब डायगोनल मैट्रिक्स होगी। आगे होगी बात समझ में आपके कि सर ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, चलो जी, यहां पर एक नाम आपके पास और लिखा हुआ है कि सर ये जो ट्रेस होता है ये क्या होता है? ये ट्रेस आपके पास क्या होता है, जरा इसको समझिएगा कि सर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास जो होती है, कोई भी डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर आपके पास ये जो विकर्ण के अवयवों का जो योग होता है उसको क्या बोला जाता है? ट्रेस। तो मैं लिख देता हूं, ट्रेस का मतलब क्या होता है? ट्रेस का मतलब होता है विकर्ण मैट्रिक्स में विकर्णों के अवयव जो होते हैं, विकर्णों के अवयवों का जो योग होता है, विकर्ण के अवयवों का योग जो आपके पास होता है वही क्या होता है? आपके पास ट्रेस होता है। इस बार एयरफोर्स में जो सवाल आया था वो आपके पास इसी का आया था, डायरेक्ट स्टेटमेंट था, डायरेक्ट स्टेटमेंट था। और वो ये स्टेटमेंट था कि कोई भी मैट्रिक्स के अंदर, कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी विकर्ण मैट्रिक्स में विकर्ण के अवयवों का योग क्या होगा? तो डायरेक्ट था वो ट्रेस। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको पता होगा इस चीज के बारे में कि वास्तव के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था एयरफोर्स के अंदर, इस बार एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। विकर्ण के अवयवों का योग होगा, तो मैंने बोला भी था कि वो होता है ट्रेस। ठीक है, तो ये इसको शॉर्ट में ट्रेस को जो होता है इसको टीआर से शो करते हैं, टी आर ऑफ ए का मतलब होता है मैट्रिक्स, टीआर से शो करते हैं इसको शॉर्ट में, है ना। टी आर का मतलब होता है ट्रेस, और ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या होता है? ये होता है A11 प्लस आपके पास A22 प्लस आपके पास A33। और ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं विकर्ण के जो अवयव होते हैं विकर्ण मैट्रिक्स में, उनका योग अगर अपन कर लेते हैं उसको बोला जाता है ट्रेस बोला जाता है। हाँ, एक बच्चे ने लिखा है 7 को पस शिफ्ट में आया था सर। आ गई बात समझ में? चलो जी आगे बढ़ता हूं मैं। ये ट्रेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ट्रेस को टीआर से शो किया जाता है, ट्रेस को टीआर से शो किया जाता है। ये आपके पास क्या होगा? ट्रेस होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर का जो मतलब होता है वो होता है आपका अदिश। स्केलर का मतलब क्या होता है? अदिश अवयव, अदिश मैट्रिक्स। ठीक है, और ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे डायगोनल, मैंने डायगोनल का मतलब डायगोनल बोल दिया तो इसका मतलब आपने दिमाग लगा लिया होगा कि सर डायगोनल का मतलब क्या होता है। कि डायगोनल का मतलब सर आपने पहले बोला कि ये डायगोनल हमेशा स्क्वायर में माना जाता है, तो सर ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमेशा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, और ये जब आपने डायगोनल बोल दिया और डायगोनल बोल दिया तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब विकर्ण मैट्रिक्स में विकर्ण के अलावा सारे जीरो होंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के जो एलिमेंट होते हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं, उसके अलावा जो डायगोनल के एलिमेंट्स आपके पास होते हैं वो पूरे के पूरे ही बराबर हो, उसको क्या बोला जाता है? स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है, अदिश अवयव बोला जाता है। सारे विकर्ण के जो अवयव है वो क्या होने चाहिए? बराबर। एक नमूना देखो और इसी से आप समझ जाओगे, बहुत ही कमाल की है भाई ये, है ना। चलो जी, नमूना देखो। अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स लिखा हुआ है लेमडा 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 और ये लिखे हुए हैं सर आपके पास 0 0 0 0, अगर ऐसा मैट्रिक्स आपके पास लिखा हुआ है तो इसको क्या बोला जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं हिंट लिख देता हूँ कि विकर्ण के जो अवयव होते हैं, ठीक है बेटा, एक ही लैंग्वेज में लिखा जाएगा, इंग्लिश वाले थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ ना उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा हिंट लिख लें। डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होते हैं, विकर्ण के अवयव बराबर, विकर्ण के अवयव जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं सर? बराबर होते हैं। ठीक है, कुछ नमूने भी बताओ सर, है ना, तो नमूने भी बताते हैं। एक नमूना तो ये लिख ही दिया मैंने, जैसे सर मैंने ऐसा लिखा 1 0 1 0 0 1 लिखा, सर ये क्या है? कि सर ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स भी है। सर मैंने आपके पास ऐसा लिखा 2 और 2 लिखा, 0 0 लिखा, सर ये स्केलर है क्या? बिल्कुल स्केलर है। अगर मैंने ऐसा लिखा 2 2 और 2, ये 0 0 0 0 0 0 0, तो सर ये स्केलर है क्या? बिल्कुल स्केलर है। मतलब ऐसे विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसे विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उसको बोला जाता है अदिश। सर एक और एग्जांपल दीजिए। अब अगर मैंने ऐसा लिख दिया आपके पास 2 2 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 0 0 0 0, तो सर मैंने जब ऐसा लिखा तो क्या ये स्केलर है क्या? एक एक बच्चा कमेंट ठोक देगा, बताओ इसके बारे में जवाब दो फटाफट से कि सर ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है वो क्या स्केलर है क्या? ये वाली मैट्रिक्स आपके पास स्केलर है क्या? फटाफट से बोल दो भाई,
फटाफट से बोल दो कि ये जो मैट्रिक्स आपके पास है स्केलर है क्या, स्केलर है क्या, इसमें क्या कमी है, इसके अंदर क्या कमी है सर, इसमें क्या कमी है, इसमें सर कमी यह है कि सर इसके अंदर डायगोनल के एलिमेंट तो आपके सेम है, डायगोनल के एलिमेंट तो सेम है, लेकिन सर वो डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं है। तो जो अपन स्केलर बताते हैं ना वो डायगोनल के अंदर ही लगता है, ठीक है, डायगोनल के अंदर लगता है। सर इसमें डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं बना, तो इसका मतलब आपके पास ये नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछ लें कि सर इसका ट्रेस ऑफ ए बताओ, ट्रेस ऑफ ए बताओ, तो आप क्या कहोगे, बच्चे आंसर लिख देंगे 6। नहीं बेटा, ट्रेस ऑफ ए होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स में होता है। आगे बात समझ में, चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे वाला जो आपके पास है वो है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आपके पास है ना, इकाई आव्यूह। तो ये इकाई आव्यूह आपके पास क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। ऐसी वर्गाकार विकर्ण, ऐसी वर्गाकार विकर्ण आव्यूह, वर्गाकार या विकर्ण बोल दिया तो वर्गाकार फिक्स सही पहले से ही है ना, स्क्वायर हो गई। ऐसी स्क्वायर, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट है वो इकाई हो, 1 1 1 हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। समझना चीज को कि सर अगर मैं ऐसा लिखूं, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है आपके पास, इसको जो अपन नोट करते हैं इसको आइडेंटिटी भी बोला जाता है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है या यूनिट भी होती है। और इसका जो नोटेशन अपन करते हैं, इसका जो नोटेशन अपन करते हैं वो किससे करते हैं, आई से करते हैं। और यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख देते हैं, जैसे 2 × 2 की है तो I2 लिख देते हैं, और 3 लिख दिया तो इसका मतलब 3 × 3 का है। ये आप नोटेशन करोगे। जैसे मान लो कि मैंने लिखा I2, तो मैंने इस I के बारे में क्या बोला, I के बारे में मैंने ऐसा बोला कि ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल मतलब विकर्ण के एलिमेंट आपके पास इकाई हो, 1 1 हो, उसको बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स। जैसे ये 1 है, ये 1 है, ये 0, ये 0, ये सर आपके पास, इसको चाहे आप ऐसा लिखो ना 2 × 2 लिखो तो भी बात ऐसी है, लेकिन इसको शॉर्ट में I2 लिख दिया जाता है, इस तरीके से लिख दिया जाता है। ठीक है, आप कहोगे कि सर ये जो मैट्रिक्स है ये तो आपने स्केलर में भी बताई थी, तो अभी मैं आपको बताता हूं, जरा सब्र करिएगा, चीजें बताऊंगा आगे। I3 के बारे में आप क्या क्या होगे सर, I3 के बारे में सर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये वाली चीज। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने लिखता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है ना वो इसी का बनता है। आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि सर ये जो यूनिट मैट्रिक्स आपने लिखा इसमें तो बेईमानी कर दी आपने। क्या सर, कि यहां पर कोई भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बेईमानी क्या करी वो देखो, बेईमानी ये कि सर ये आपने स्केलर में भी लिखा था, यहां पे भी लिख दिया। क्या सेम चल सकता है क्या, बिल्कुल चल सकता है कि कोई भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, कोई भी जो इकाई मैट्रिक्स होता है वो ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपके पास होता है वो ऑलवेज ए स्केलर मैट्रिक्स, ऑलवेज ए स्केलर मैट्रिक्स, ये हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा। लेकिन सारे स्केलर जो मैट्रिक्स होते हैं उसका आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। समझ गए ना बात को, कि सर स्केलर में अपन ने अदिश मैट्रिक्स में ये बोला था कि इसके विकर्ण के जो एलिमेंट है वो बराबर होने चाहिए, और फिर उसी के अंदर सर हमने आगे ये बोल दिया कि अगर विकर्ण के एलिमेंट जब बराबर बन जाते हैं तो उस हाँ अब आया, अब सही दिख रहा है। हाँ बेटा थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा नेट का इश्यू था, थोड़ा सा नेट का इश्यू है, थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ भाई अब बताओ सही है क्या, बोलिए बोलिए फटाफट से, अब ओके है क्या, क्लियर है क्या, एक बार फटाफट से कमेंट करिएगा बेटा कि क्लियर है क्या। हाँ क्लियर दिख रहा है, अब सही है, ओके बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके है। चलो जी, तो अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, अपन बात कर रहे थे यूनिट मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है ना। तो यूनिट मैट्रिक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी थी कि यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्केलर तो होता ही है, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स का यूनिट होना आवश्यक नहीं है, यूनिट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो जी आगे लेकर चलता हूं आपको, आगे वाला ये रहा, ठीक है। चलो अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा ना, अब बिल्कुल सही है, समझिएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। और ये भी एयरफोर्स का डायरेक्ट सवाल,
एयरफोर्स का डायरेक्ट ये वाला सवाल आपके पास एग्जाम में आया था। इस बार एक शिफ्ट के अंदर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया था और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। अपर ट्राइंगुलर को लोअर बढ़ा दिए, लोअर ट्राइंगुलर को अपर बढ़ा दिए। तो ट्राइंगुलर होती है सर दो टाइप की, एक तो होता है अपर ट्राइंगुलर जिसमें ऊपर ट्राइंगल बनता है, एक होती है लोअर ट्राइंगल जिसके अंदर क्या होता है, नीचे ट्राइंगल बनता है। समझना, चीज को समझना बहुत ही कमाल की चीज है क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना। चलो जी, तो समझिएगा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में ट्राइंगल बनता है। और अगर अपर ट्राइंगल का मतलब क्या है कि ऊपर बनने वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है आपके पास, ये ऊपर इसमें ट्राइंगल बनता है। तो इस ट्राइंगल को बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो तो होंगे नॉन जीरो और बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो। ट्राइंगल को बनाने वाले एलिमेंट्स जो आपके पास होंगे वो तो क्या होंगे, नॉन जीरो। ये ट्राइंगल है ना, इसके जो एलिमेंट है वो तो क्या होंगे, नॉन जीरो, मतलब अशून्य। और बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ये जो आपके पास होता है अपर ट्राइंगुलर होता है। अब इस अपर ट्राइंगुलर के अंदर एक खास बात है, थोड़ा सा समझना, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट आपको डील करवाऊंगा, वो समझना। कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि सर मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाई और ये मैट्रिक्स आपके पास A11, A12, A13 और मैंने लिखा आपके पास A21, A22, A23 लिखा और मैंने लिखा आपके पास A31, A32 और A33 लिखा, ठीक है। ऐसा मैंने लिखा कि सर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर कौन सा होगा, लोअर ट्रायंगुलर कौन सा होगा, तो उसकी बात आप समझिएगा जरा कि सर आपने तो अभी ये बोला कि अपर ट्रायंगुलर के अंदर ऊपर के जो एलिमेंट्स आपके पास हैं, एक ऊपर जो बनने वाला जो ट्रायंगल है उसके जो एलिमेंट्स आपके पास हैं वो तो क्या है, नॉन जीरो, और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, जीरो। इसका मतलब आप ये बता सकते हो कि सर ये जो एलिमेंट्स है जो आपके पास इन लाइंस के ऊपर आ रहे हैं वो तो क्या होंगे, जीरो, और बाकी के क्या होंगे, नॉन जीरो। समझ गए क्या? अच्छा, लाइंस के ऊपर जो आ रहे हैं वो तो होंगे नॉन जीरो और बाकी के क्या होंगे, जीरो। कि सर ये जो आपके पास है ना, ये ऊपर जो आ रहे हैं वो तो सर आपके पास क्या, नॉन जीरो, ये तो होंगे आपके पास नॉन जीरो, और बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो। ये जो जीरो वाले हैं कौन कौन से, A21, A32 और A31, ये जो एलिमेंट्स है वो क्या है, जीरो के बराबर। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो तीनों एलिमेंट है इनके अंदर एक खास बात है। ये जो तीन एलिमेंट है इनमें एक खास बात है, दिख रही होगी। क्या खास बात है कि सर इनके अंदर, सब के अंदर, ये जो पहले वाला जो एलिमेंट है, ये पहले वाला जो एलिमेंट है वो इस दूसरे से क्या है, ज्यादा है। समझ गए ना बात को कि सर इनमें खास बात ये है, जिनको आपने जीरो किया उन सब के अंदर पहले नंबर वाला एलिमेंट दूसरे से ज्यादा है, ठीक है। तो समझना बात को कि जब भी मैट्रिक्स आपके पास बनती है, अपर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स आपके पास बनेगी उसका सीक्वेंस कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वो सीक्वेंस आपके पास क्या होगा उसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से लिख देता हूं कि Aij जो आपके पास एलिमेंट होता है वो या तो होगा जीरो के बराबर या फिर होगा नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो कौन सा होता है, जीरो होता है जिसके अंदर भी पहले वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे से ज्यादा हो, और पहले वाला जो एलिमेंट होता है उसको लिखा जाता है आई जब जे से ज्यादा हो, पहले वाला एलिमेंट जिसके अंदर भी रो का नंबर कॉलम के नंबर से ज्यादा होता है अगर वो जीरो हो जाए, और बाकी जिसके अंदर आई की वैल्यू जे के बराबर हो या फिर जे से कम हो, और अगर वो जीरो के बराबर नहीं आए तो वो बन जाता है आपका अपर ट्रायंगुलर। वो क्या बन जाता है, अपर ट्रायंगुलर बन जाता है। ये वाली चीज आपके समझ में आ चुकी होगी, समझ लेना इसको, बात को फिर से मैं समझा रहा हूं कि सर मैंने जो आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया उसमें ऊपर ट्रायंगल बना और नीचे वाले जो एलिमेंट है वो हो गए जीरो। तो इन नीचे वाले एलिमेंटों के अंदर एक चीज खास बात यह है कि इनके अंदर पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है वो तो आपके पास दूसरे से हमेशा ज्यादा है। पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है वो दूसरे से ज्यादा है। पहले नंबर पे जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, वो होता है रो का नंबर होता है। जब रो का नंबर आपके पास कॉलम से ज्यादा हो, रो का नंबर जब कॉलम से ज्यादा हो, तो ऐसे केस में एलिमेंट अगर जीरो हो जाए और बाकी के नॉन जीरो, तो उस मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ चुकी है? तो आगे बढ़ूं मैं, यहां तक की चीज समझ में आ चुकी है अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर में ऊपर ट्रायंगल बनता है, ध्यान रखना, ऊपर ट्रायंगल बनता है। लोअर ट्रायंगुलर में नीचे ट्रायंगल बनता है, भी बना के बताऊंगा। चलो जी आगे बढ़ता हूं मैं, अगला आपके पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जो आपके पास है वो है नीचे ट्रायंगल जो बनता है, नीचे जब ट्रायंगल बनता है वो आपके पास नॉन जीरो, नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए नॉन जीरो एलिमेंट से। तो अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर के बारे में लिखूं तो इसकी जो शेप आपके पास होगी वो कुछ ऐसी ऐसी होगी कि सर यहाँ पर जो आपके पास ये नीचे अगर ट्रायंगल बन जाता है, नीचे अगर आपके पास ट्रायंगल बन जाता है उसको बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर। और बाकी के सर बाकी के जो एलिमेंट्स आपके पास होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो जो यहाँ पर मैंने ट्राइंगल बनाया है वो तो क्या होंगे सर, नॉन जीरो, मतलब वो तो होंगे आपके पास अशून्य, और बाकी के ऊपर वाले जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो। तो इसको बोला जाता है लोअर ट्राइंगुलर, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स इसको बोला जाता है। अब इस निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के अंदर जैसे मैं एक नमूना दूं कि सर अगर मैंने ऐसा लिख दिया 1 0 0 2 1 0 2 3 और 5 अगर मैंने लिख दिया कि सर ये कौन सा है, तो आप देखोगे कि जो आपके पास ऊपर वाले तो जीरो हैं और इनसे ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल से ऊपर वाले जीरो हैं, इसका मतलब ये ट्राइंगल नीचे बना और नीचे बना तो सर इसका नाम क्या हो गया, लोअर ट्राइंगुलर। इसके अंदर भी एक चीज समझना आप कि अगर मान लो कि सर मैं मैट्रिक्स बनाता हूं ऐसी A11 A12 A13 और मैंने बनाया आपके पास A21 A22 A23 और यहाँ पे बनाया मैंने A31 A32 और A33, ठीक है ना, ऐसा आपके पास बनाया, ये मैंने मैट्रिक्स बनाया। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि सर कौन से जीरो होंगे और कौन से नॉन जीरो होंगे। तो मैं आपके पास बना रहा हूं कि ये जो आपके पास एक ट्राइंगल की शेप में बन रहे हैं ना, ये एलिमेंट तो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। ये एलिमेंट जो ट्राइंगल के ऊपर ऊपर आ रहे हैं वो तो नॉन जीरो, और ये ऊपर वाले क्या होंगे, जीरो। इसका मतलब सर आपके पास A12 A13 और A23 सर ये क्या होंगे, आपके पास जीरो होंगे, ये ऊपर वाले जीरो। इनके अंदर खास बात क्या है सर, इनके अंदर खास बात यह है कि इसके नंबर को देखो, दूसरे वाले नंबर को, कि दूसरे नंबर सर आपके पास ज्यादा है, पहले वाले से ज्यादा है। ये 3 2 से ज्यादा है, 3 1 से ज्यादा है, 2 1 से ज्यादा है। जब मतलब ये जो नंबर आपके पास होता है वो किसका होता है, जे का, और ये पहले वाला होता है आई का। तो इसके बारे में आपको बता देता हूं कि जब भी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आपके पास बनेगा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जब भी आपके पास बनेगा उसके अंदर सीक्वेंस ऐसा होगा, ए आई जे जो आपके पास होगा वो आपके पास ऐसा होगा, या तो जीरो होते हैं या फिर नॉन जीरो होता है। जीरो कौन सा होता है, जीरो वो होता है जिसके अंदर दूसरे नंबर वाली संख्या पहली से ज्यादा हो। इसका मतलब आपके पास जे की वैल्यू जब आई से ज्यादा हो और वो जीरो हो जाए तब आपके पास क्या होगा, लोअर ट्राइंगुलर। और आपके पास जे की वैल्यू जब आपके पास आई से कम हो या बराबर हो और वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसको बोला जाता है लोअर ट्राइंगुलर। क्या बोला जाता है, लोअर ट्राइंगुलर। आ गई बात समझ में आप लोगों के, आ गई क्या बात समझ में। ये नमूना बता दिया बेटा ना, यहाँ पे नमूना बता दिया, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एयरफोर्स में जो क्वेश्चन आया था ना, एयरफोर्स में जो क्वेश्चन आया था वो तो केवल ऐसा पूछा गया था कि एक ट्राइंगल के ऊपर वाले एलिमेंट जब जीरो हो। आप एक एक बच्चा मुझे कमेंट देगा, जो एयरफोर्स में सवाल आया था, उसका बता रहा हूं मैं क्या आया था। एयरफोर्स में ऐसा आया था कि एक ट्राइंगल की, एक मैट्रिक्स में ट्राइंगल के ऊपर वाले एलिमेंट जब जीरो हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा आपके पास, वो अपर ट्राइंगुलर बनेगा कि लोअर ट्राइंगुलर, बोलो फटाफट से। ट्राइंगल के ऊपर वाले एलिमेंट जब जीरो हो तो वो कौन सा बनेगा, ट्राइंगल के ऊपर वाले एलिमेंट जब जीरो हो तो वो क्या बनेगा, लोअर ट्राइंगुलर बनेगा कि अपर ट्राइंगुलर बनेगा, बताओ। बिल्कुल सीधी सी बात है यार, बिल्कुल सीधी सी बात है कि सर ये ट्राइंगल, ये ऊपर वाले एलिमेंट जीरो आ गए और ऊपर वाले एलिमेंट जब जीरो आ गए तो ट्राइंगल तो नीचे बनेगा, और जिधर ट्राइंगल बनता है वो ही आपके पास मैट्रिक्स होती है। तो ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा। एक एक बच्चा फोड़ देगा अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, तो ये डेफिनेशन याद रखना, ये मेंशन कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें से देख के लिख लेना। चलो सर आगे चलता हूं, आपके पास इक्वल मैट्रिक्स, और इक्वल जो मैट्रिक्स होती है उसको क्या बोला जाता है, समान मैट्रिक्स बोला जाता है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है समान मैट्रिक्स। और समान मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स वो होती है जिनके अंदर दो चीजें बराबर होती है। पहला क्या सर, कि 1 2 आपके पास क्या होता है, ऑर्डर इक्वल होता है। क्या होता है, ऑर्डर इक्वल, मतलब आपके पास कोटि समान होनी चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। दूसरी चीज में आपके पास कहूं कि आपके पास कोरेस्पोंडिंग जो एलिमेंट है, कोरेस्पोंडिंग का मतलब संगत अवयव,
कोरेस्पोंडिंग जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीजें क्या है वो समझाओ सर, कि आप थोड़ा सा समझिएगा कि अगर मान लो कि एक मैट्रिक्स मेरे पास ये है, एक मैट्रिक्स मेरे पास ये है और दूसरा मैट्रिक्स अगर मेरे पास ये है, ठीक है, तो ये दो मैट्रिक्स कब बराबर होगी, अगर ये दोनों बराबर मैट्रिक्स है तो इनको बीच में अपन इक्वल के साइन से शो करेंगे। अगर इसका ऑर्डर आपके पास m इंटू एन का है और इसका ऑर्डर आपके पास p इंटू क्यू का है, तो सर ये m तो आपके पास इस p के बराबर होगा, ये n आपके पास q के बराबर होगा, तभी आपके पास इसका ऑर्डर बन सकता है बराबर। दूसरी बात कि सर इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब समझा दो, कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का जो मतलब है वो ये मतलब है कि सेम प्लेस वाला जो एलिमेंट है, सेम स्थान वाला जो अवयव है वो होगा आपका बराबर। कैसे, ये एलिमेंट तो सर इसके बराबर, ये दूसरा जो एलिमेंट है वो इसके बराबर, ये जो एलिमेंट है इसके बराबर। समझ गए होंगे, नहीं तो रायता फैल जाएगा। आ गई होगी बात समझ में, ठीक है ना। हाँ, जैसे मान लो कि मैं करता हूं, आपके पास ऐसा दे रखा है 2 1 3 और 5, 2 1 3 और 5, ये मैट्रिक्स आपके पास है और आपने यहां पर ऐसा लिख दिया कि सर x प्लस 1, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे y माइनस का 6 आपने लिखा और आपने ये बोल दिया कि सर ये दो मैट्रिक्स बराबर है। ये दो मैट्रिक्स अगर आपके पास बराबर है तो बताओ इसमें x की y की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे कि सर इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 का है और इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 का है, तो इसका मतलब सर आपके पास इसका जो ऑर्डर है वो तो बराबर है। अब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब है समान स्थान वाला अवयव, ये जो है वो इसके बराबर, ये जो एलिमेंट है वो इसके बराबर, ये जो एलिमेंट है वो इसके बराबर, ये जो एलिमेंट है वो इसके बराबर। तो आपको बराबर करने हैं, आधे बराबर है बाकी को बराबर कर दो, काम हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या करोगे कि सर x प्लस 1 जो है वो तो होगा सर 2 के बराबर। इसका मतलब सर x बराबर आपका कितना आया, 1 आया। इसका मतलब सर y माइनस 6 के बराबर तो आएगा 5। इसका मतलब सर y बराबर कितना आएगा, 11। उम्मीद समझ में आ गया होगा, उम्मीद समझ में आया होगा, एक एक बच्चे के समझ में आया होगा। अच्छा, हेडिंग को अच्छा भाई साहब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपकी भावनाओं का बिल्कुल हम ख्याल करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल हम ख्याल करते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है सर कोटि समान। अब यार थोड़ा थोड़ा तो आप एयरफोर्स के बच्चे हो, इतना तो हिंदी के अंदर समझ ही जाओ। कोटि समान होती है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट समान, इसका मतलब संगत अवयव बराबर। संगत जो अवयव आपके पास है वो क्या होंगे, बराबर। आई बात समझ में, संगत अवयव बराबर होंगे। आया समझ में। चलो जी आगे बढ़ता हूं मैं, चलो जी आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जरा इसको समझिएगा। सिंगुलर का मतलब होता है अव्युत्क्रमणीय। क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय क्या है सर, इसको भी बता दो। अव्युत्क्रमणीय जो अवयव होती है, अव्युत्क्रमणीय मतलब जिसका आपके पास, अव्युत्क्रमणीय अवयव वो होती है जिसका अपन इन्वर्स नहीं कर सकते। और आगे बताऊंगा मैं इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो केवल थोड़ा सा आप यहाँ पे ये समझ लो कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर उसके संगत सारणिक जो है वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। कोई भी मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग, कोई भी मैट्रिक्स के संगत अगर उसके सारणिक का मान अगर 0 आ गया, कोई भी मैट्रिक्स के संगत अगर उसके सारणिक का मान अगर 0 आ गया तो वो होता है आपके पास अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। आ गई बात समझ में। अरे भाई साहब मेरे सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबकी प्लेलिस्ट अपडेट है, ठीक है ना, आप जाके देख तो लिया करो, कम से कम आपकी जो दृष्टि है ना आपकी उधर उधर फैला लिया करो थोड़ा सा। चलो जी क्लियर बेटा यहां तक, चलो जी बहुत बढ़िया चलो एक बार फटाफट से मैं कमेंट देखना चाहूंगा। आई लव माई पेरेंट्स के, आई लव माई पेरेंट्स के नाम से एक फटाफट से मैं कमेंट देखना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ तब तक सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट के अंदर आई लव माई पेरेंट्स लिखकर थोड़ा सा एक बार फटाफट से आया समझ में। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया अच्छा चलो आगे चलता हूं मैं, है ना। तो इसके अंदर एक चीज यही समझ लेना। चलो इसका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है, ऐसा दे रखा है 2 3 4 और x ऐसा दे रखा है।
अगर आपको ये दे दिया जाता है कि ये अव्युत्क्रमणीय अवयव है, अगर ये अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो अक्स का मान बताओ, ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो सिंगुलर के केस में आपके पास उसके कोरस्पोंडिंग डिटर्मिनेंट 0 होगा, और इसके कोरस्पोंडिंग डिटर्मिनेंट अगर अपन बनाएंगे तो 2, 3, 4 और x, इसका सारणिक बनाया, इसको 0 के बराबर कर दो। इसका मतलब 2x माइनस आपके पास 12 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर आपके पास कितना आया 6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका आया वो कितना आ गया, 6 आ गया। आया? चलो जी, ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। आगे चलता हूं मैं। आगे आपके पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलो जी, मैं थोड़ी सी चीजें आपको और बता देता हूं कि शायद मैंने डाल रखा है कि नहीं डाल रखा है एलजेब्रा के बाद में। अच्छा, एलजेब्रा नहीं डाल रखा है मैंने, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एलजेब्रा है ना, कि अपन कैसे करते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब है जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं ना। तो एलजेब्रा के अंदर पहली जो चीज आपके पास आती है वो आता है सम, ठीक है, और दूसरा जो आपके पास आता है डिफरेंस आता है। सम आता है, फिर डिफरेंस आता है, फिर आता है अदिश राशि से गुणा, फिर दो मैट्रिक्स का गुणा। तो जितना हो पाएगा उतना बताते हैं। सम का मतलब है दो मैट्रिक्स का अपन योग करेंगे। तो कोई भी दो मैट्रिक्स का यदि अपन योग करते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स का योग करते हैं तो उससे आपके पास एक तीसरा मैट्रिक्स आता है, ठीक है। दो मैट्रिक्स का जब भी अपन योग करते हैं तो इससे तीसरा मैट्रिक्स आता है, और इन दोनों मैट्रिक्सों का योग करने से जब तीसरा मैट्रिक्स आएगा, लेकिन ये पॉसिबल तो तभी है, ये पॉसिबल तभी है जब इसका सीक्वेंस m इंटू एन, इसका सीक्वेंस m इंटू एन, और इसका भी सीक्वेंस आपके पास m इंटू एन का। ये पॉसिबल तभी है, योग पॉसिबल तभी है जब आपके पास ऑर्डर बराबर हो। ऑर्डर बराबर होना चाहिए दो मैट्रिक्स का, तभी अपन सम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और सम करने से, योग करने से आपके पास ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता है, ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता है। ये वाली चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। सम कैसे करते हैं, सेम टू सेम चीज डिफरेंस में है। सेम टू सेम जो चीज आपके पास है वो किस में है, डिफरेंस में है। डिफरेंस में भी ऐसा का ऐसा ही होता है। अगर आप एक मैट्रिक्स में से दूसरी माइनस करोगे तो तीसरी मैट्रिक्स आ जाएगी, नहीं। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब आपके पास दो मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो तभी माइनस कर सकते हैं, और माइनस करने से जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर बराबर ही होगा। कैसे करते हैं प्लस, कैसे करते हैं माइनस, जरा समझिए कि सर जब अपन मैट्रिक्स का प्लस करते हैं 2, 1, 3 और 5, और प्लस आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 6, 0 और 3 लिखा हुआ है, तो जब भी दो मैट्रिक्स का प्लस करते हैं तो ऑर्डर बराबर होना चाहिए। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 का है, तो अपन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर देते हैं। ये जो 2 है वो जुड़ जाएगा 4 में, 2 और 4 कितना हुआ 6, ये 1 और 6 क्या हुआ 7, मतलब संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। 3 और 0 कितना हुआ 3, 5 और 3 कितना हुआ 8, तो आपके पास आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो जी फटाफट से बोलिए। ये बात आ गई समझ में, ठीक है ना। यहां तक की चीज समझ में आई कि मैट्रिक्सों का योग अपन इस तरीके से करते हैं। आगे चलता हूं मैं। डिफरेंस भी इसी तरीके से, प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। आगे चलता हूं मैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है अदिश गुणन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है अदिश गुणन। अदिश गुणन अपन किस तरीके से करते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्सों का यदि अपन अदिश गुणन करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो वो कैसे होता है। अब भाई कोई भी जो मैट्रिक्स आपके पास है, कोई भी जो मैट्रिक्स आपके पास है, ये मैट्रिक्स आपके पास है, और इसको कोई कांस्टेंट नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो कि लैम्डा कांस्टेंट नंबर है और इससे आपको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे आपके पास एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर इस A का ऑर्डर आपके पास m इंटू एन का है, तो इस B का भी ऑर्डर आपके पास क्या होगा, m इंटू एन ही होगा। तो ये वाली चीज समझ जाओ कि कोई भी अदिश राशि से कोई गुणा यदि अपन करते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो उससे आपके पास सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। और अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसके हर एलिमेंट से जाकर चिपक जाता है, हर एलिमेंट से जाकर चिपक जाएगा। एक नमूना देखो कि ये नमूना सर आपके पास ऐसा है कि अगर यहाँ पे दे रखा है 2 और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1, 0, -1 और 3, सर इसके बारे में बताओ। फिर इसके बारे में बताऊं कि ये जो 2 है ना, वो आपके पास इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर एलिमेंट से होगा 2, ये 0, ये माइनस का 2 और ये आएगा 6, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाती है। ध्यान रखना एक चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाली
क्या कि कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स है उसको कोई अदिश राशि से गुणा यदि कर दिया जाए तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, क्रम होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो जी, मैं एक आपसे पूछ लेता हूं, एक नमूना, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि ए जो मैट्रिक्स है उसका जो क्रम है आपके पास है वो है 3x2 का। ए जो मैट्रिक्स है आपके पास 3x2 की है, तो आप मुझे ये बताइएगा 3 माइनस 4 बी, 3a माइनस 4 बी अगर पॉसिबल है तो बताओ बी का सीक्वेंस क्या होगा, बी का क्रम आपके पास क्या होगा, बोलिए फटाफट से। अगली क्लास के अंदर मैं आपको करवाऊंगा इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स। ठीक है, चलो जी, बोलो फटाफट से। आप मुझे बताओ ए का क्रम आपके पास 3x2 का है, तो 3a माइनस 4b का क्रम क्या होगा। 3a माइनस 4b अगर पॉसिबल हो तो बताओ बी का क्रम क्या होगा, बी का क्रम क्या होगा, बोलो फटाफट से। अरे बेटा बी, यही तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही यही था कि आपको बी का क्रम बताना है। तो आपने ये समझ लिया कि सर ये जो आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया ये तो हमारे को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, कंफ्यूज करवा दिया। सर ए का सीक्वेंस 3x2 का है तो ये पॉसिबल तभी है जब दोनों का सीक्वेंस बराबर होता है, तो इसका मतलब बी का जो सीक्वेंस है वो आपके पास होगा 3x2 का। आ गई बात समझ में? हाँ जी, 3x2 का आपके पास सीक्वेंस होगा। अब यहां तक की चीजें तो मैं आपको बता दी है। कल की जो क्लास होगी वो और भी इंटरेस्टिंग क्लास होगी। वो क्यों? क्योंकि कल की क्लास के अंदर मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा कि जैसे वो होता ना, मतलब सममित और विषम सममित, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इनवर्स के शॉर्ट ट्रिक्स, है ना, और कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है ना, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो कल की क्लास के अंदर मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे जस्ट बाद में फिजिक्स की क्लास आने वाली है, न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट नंबर 2, बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल इफेक्ट के साथ में। वो चीज़ें आप बिल्कुल दिल के अंदर उतार लोगे, फील करोगे एक एक चीज़ को। तो तैयार रहिएगा अगली क्लास के लिए, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको एक साथ दे दूंगा, ठीक है ना। एक बार ये चैप्टर पूरा हो जाए तो आपको एक ही पीडीएफ के अंदर पूरी चीज़ें समझ आएगी। तो पीडीएफ कमेंट मत करिएगा, है ना। इसके बाद में जो पूरी चीज़ें आएगी वो एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, अदरवाइज आपको पार्ट मिलेंगे, ठीक है ना। चलो जी, ठीक है, चलो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। क्लास के रिगार्डिंग आपका जो रिव्यू, प्यार एंड सपोर्ट है वो कमेंट बॉक्स में टाइप हो जाना चाहिए क्लास सेव होने के बाद में।